कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आप सभी के 2025 और 26 का जो नया सेशन है वो फाइनली शुरू हो चुका है और आपके थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप सभी को 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। तो उसके हम यूनिट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं और यह यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 होने वाला है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। इसके माध्यम से आप लोगों को नोट्स की PDF के बारे में कम्प्लीटली पता चल जाएगा, आपको फॉर्मेट भी देखने में समझ में आ जाएगा। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं ओपन किया है तो ओपन कर लो। आपके थर्ड सेम मैकेनिकल, ठीक है, थर्ड सेम मैकेनिकल की बात करूं, आपके कंप्लीट नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कर दिया है और आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए अपने नोट्स के ऊपर मूव करते हैं और आपको सारी चीज़ें हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर, यानी अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो हम बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं BTUP की, ठीक है। BTUP के थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग 2025 के लिए लागू किया गया है और इसके नए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से हमने अपना नया नोट्स तैयार कर लिया है, जो कि हमारे एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन ऐप पे मिल जाएगा। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यूनिट नंबर 1 है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इसको हम समझेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग। यानी आप एक्चुअल में अब इंजीनियरिंग फील्ड की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को सिलेक्ट किया है तो फर्स्ट ईयर तक आप फंडामेंटल चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर से ही आपके कोर सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम थर्मल इंजीनियरिंग कहते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। इस वीडियो के माध्यम से अगर इस वीडियो को कोई बच्चा ध्यान से सुन रहा है तो मैं उसको यही बताऊंगा, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी हो चाहे वो प्राइवेट जॉब लेनी हो, अगर आपको थर्मल इंजीनियरिंग नहीं आएगी तो मैं 100% या 101% लिख कर दे देता हूँ कि आप उस जॉब को नहीं क्रैक कर सकते। चाहे बीटेक के बाद गेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपके डिप्लोमा के बाद SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो, आपको थर्मल इंजीनियरिंग की एक गहन अध्ययन होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थर्मल इंजीनियरिंग इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि अगर आप बीटेक करने जाओगे तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र पढ़ने को मिलेगा। अभी तो डिप्लोमा के सिलेबस से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हटा दिया गया है। कहाँ पर मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, बट कोई बात नहीं। मैं जो बता रहा था कि RAC अभी सिलेबस से हट गया है, बट थर्मल इंजीनियरिंग अगर आपको पता है तो आपको RAC समझ में आएगी। बीटेक करने जाओगे हीट एंड मास ट्रांसफ़र समझ में आएगा। इससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है IC इंजन, यानी इसी थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आपको IC इंजन पढ़ने को मिलेगा, जो आप ऑटोमोबाइल फील्ड की जितनी भी जानकारी है उसमें जान पाते हो। तो कहीं ना कहीं थर्मल इंजीनियरिंग बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है और थर्मल इंजीनियरिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है जॉब के मतलब प्रोस्पेक्टिव से। मैंने बता भी दिया। वैसे अब आप इतने समझदार होंगे तो अब थर्मोडायनेमिक्स को ढंग से पढ़ना शुरू कर दोगे। आइए, थर्मोडायनेमिक्स का इंजीनियरिंग में क्या है हमारा रोल, उसको हम समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो ऊर्जा के रूपांतरण का मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण, ठीक है। अब वो ऊर्जा किसके रूप में है, वो हीट के फॉर्म में है और वर्क के फॉर्म में है, ठीक है। जो आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है, और उससे जो कार्य प्रोड्यूस हो रहा है उसके बीच का जो रिलेशन है वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम अध्ययन करते हैं। एक समरी बताऊं तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह पर रूपांतरण देखते हैं। और जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में है और जिससे हमारा वर्क यानी कार्य प्रोड्यूस हो रहा है, और उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम देखते हैं।
आशा करता हूँ कि ये बात एकदम क्लियर है। थर्मल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों पर आधारित एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग ब्रांच है जो ऊष्मा ऊर्जा के उपयोग और नियंत्रण पर केंद्रित है। यानी जो भी एनर्जी वगैरह का हम यूजेस कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड्स है। तो ये है आपका रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग। आइए अब हम समझते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल आप मोटरसाइकिल को ले सकते हो। मोटरसाइकिल, कौन सा मोटरसाइकिल? जो आप यूज करते हो, ठीक है। मोटरसाइकिल में आपने देखा है कि में फ्यूल डालते हैं, ठीक है। फ्यूल डालते हैं। फ्यूल किस फॉर्म में है? वो केमिकल के फॉर्म में है आपका फ्यूल, ठीक है। अब केमिकल के फॉर्म का जो फ्यूल है, ठीक है, उससे हमने क्या करना है? उसको हमको इस तरीके से जलाना है, बर्न करना है, जिससे हमें एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त हो। और उस ऊर्जा से हम क्या करेंगे? मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करेंगे। और मैकेनिकल वर्क जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो भी काम हमें करना है, जो भी मुझे चलाना है, वो फाइनली रन कर पाएगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें यह समझने में मदद करता है कि हम ऊष्मा ऊर्जा को कैसे मैकेनिकल वर्क में बदल सकते हैं। जैसे स्टीम इंजन है, ठीक है। स्टीम इंजन अगर आपने देखा हो तो कोयला यानी एनर्जी हम वहाँ पे कोयले के रूप में डाल रहे हैं और फिर वो आप सभी की भाप बन रही है और फिर सिलेंडर पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, फिर हमारा पिस्टन फिर हमारा इंजन जो है वो रन कर रहा है। गैस टरबाइन है। इंटरनल कंबशन इंजन जिसे हम कहते हैं आईसी इंजन। आईसी इंजन क्या है? जो आप अपनी मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो या फोर व्हीलर यूज कर रहे हो, वही है आपका आईसी इंजन। आईसी इंजन दो तरीके के हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन जहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है, ठीक है, और जहाँ पे कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है डीजल इंजन, ठीक है। वो आगे आप जान पाओगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फ्यूल जो है केमिकल फॉर्म में है, वो बर्न हुआ, पिस्टन सिलेंडर ऊपर नीचे हुआ और आपका क्रैंक सॉफ्ट एक लगी रहती है, ठीक है, वो आपका घूमेगा और आपके पहिए जो हैं वो घूमेंगे। इस तरीके से केमिकल एनर्जी को हमने पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ पे लिख देता हूँ। केमिकल एनर्जी को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? पहले हमने हीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हीट के फॉर्म की वजह से हमने उसे मैकेनिकल वर्क में प्रोड्यूस किया, ठीक है भैया। क्लियर है बात इतनी? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आता है हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा। हीट ट्रांसफ़र में हम क्या देखते हैं कि हमारी हीट यानी ऊष्मा किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है। ये तीन तरीके का है। आपका कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, यानी एक को कहते हैं चालन, संवहन और विकिरण। ये तीनों आपने ऑलरेडी सुन रखा है। सुन रखा है कि नहीं? ठीक है, सुन रखा है। तो बस तीनों का नाम आप जानो। यहाँ पे ओवरव्यू जानना है कि कंडक्शन कहाँ पर होता है। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि किसी राड में, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्यूल बर्न करना शुरू किया, मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ को जलाया और ऊष्मा देनी शुरू की है, तो हमारा जो हीट है यहाँ पर भी पहुँच जाएगा, यानी पूरी रॉड एक समय इक्विलिब्रियम में आकर के पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी। कन्वेक्शन आप लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर हम किसी भी वाटर को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो एक कन्वेक्शन के रूप में आ जाता है। जनरली हमारे दिमाग में यही रहता है कि कंडक्शन यानी चालन जो है वो ठोस में होता है, सॉलिड्स में। कन्वेक्शन जो है वो आपका लिक्विड्स में होता है। और रेडिएशन कह सकते हैं कि हमारा जैसे सूर्य की किरण का आना, ये हीट आना, वहाँ से सोलर एनर्जी की तरह से प्रोड्यूस होना, ये हमारा एक माइंड का कॉन्सेप्ट है। कहीं हद तक ये सही भी है, लेकिन जब इसके अंदर हम ब्रॉडली देखते हैं तब जा कर के बहुत कुछ देखने को मिलता है कि सॉलिड्स में किस कारण होता है और क्या सॉलिड्स के अलावा भी कंडक्शन कहाँ पर है। तो वो कह सकते हैं कि हमारा भी वो टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा बहुत ओवर भी आप सभी को दे दिया। थर्मल इंजीनियरिंग में बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, कूलिंग सिस्टम आदि के डिज़ाइन में यह बहुत आवश्यक होता है। यानी अब बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर में भी तो स्टीम बन रही है। स्टीम बन रही है, स्टीम कहाँ पर जाती है? टरबाइन के ब्लेड पर।
टरबाइन की ब्लेड घूमती है, फिर आपका जनरेटर लगा होता है और आपका करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ऊष्मा का ट्रांसफ़र देखोगे, जैसे मैंने ऊपर आईसी इंजन में समझाया था, यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि जलाने के लिए क्या यूज हो रहा है, कोयला यूज हो रहा है। कोयल से हमने कोयल को जला दिया, उसके बाद हमने पानी को उबाला, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस हुआ हमारा। ठीक है, और कोयले से क्या मिला, ऊष्मा मिली मान लो, और फिर वहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस हुआ और पानी हमारा उबला, वहाँ पे भी ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, और वो पानी उबल करके क्या किस चीज़ में बना, स्टीम। स्टीम मतलब भाप। स्टीम जो होती है वो इस तरीके की भाप नहीं होती कि जैसे आप कुकर के ऊपर हाथ लगाते हो तो आपका हाथ गीला हो जाता है। वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है, मतलब एकदम तप्त रहती है। वो किसी के ऊपर प्रहार करोगे तो वो एकदम से झूम जाएगा। तो टरबाइन की महंगी महंगी ब्लेड है, उसके ऊपर पड़ती है और टरबाइन घूमती है। तो इस तरीके से कोयला आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए आपके टरबाइन का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उससे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हुई। यानी एक ऊर्जा यहाँ पे कोयला जो थी, एक फ्यूल जो था, वो किसी चीज़ को स्टीम में कन्वर्ट किया, फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी मिली, मैकेनिकल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। तो कहीं ना कहीं आप सभी का जो भी ऊर्जा का स्थानांतरण है कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो हमने हीट ट्रांसफ़र पढ़ लिया, हीट ट्रांसफ़र यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, तो चलिए इसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। इसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक है हमारा स्टेट, यानी किसी चीज़ का दशा। ठीक है, जैसे आपकी दशा। सिस्टम, ठीक है, कोई भी आप सभी का यंत्र कह सकते हो, कोई भी हमारा सिस्टम निकाय कह सकते हो जिसे। और एक होता है हमारा सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ये तीनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स। अब एक एक चीज़ को समझते हैं। ये इसको आप खुद के ऊपर समझोगे अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे आप क्या हो, एक सिस्टम हो, किसी भी चीज़ को कोई कर रहा है, करने की उसके अंदर क्षमता है, तो वही तो एक सिस्टम है। अब सिस्टम के अंदर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि उसकी लिसनिंग अच्छी है, वो उसकी राइटिंग अच्छी है, या वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों फॉर्म में हो सकती है। वो उसका क्या है, एक स्टेट है, उसकी एक दशा है कि वो ज़्यादा बोलता है। और एक लिमिट के अंदर, एक सीमा के अंदर सारी चीज़ें हैं। सपोज ये चीज़, सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर हो रही हैं, तो वो एक कॉलेज आपकी एक सराउंडिंग है, मतलब एक आपका वातावरण है जिसके अंदर आपका ये काम हो रहा है। खैर, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था, आइए समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेट और सिस्टम बना हुआ है वो एक 2 तरीके से समझते हैं उसको। किसी भी सिस्टम की स्टेट यानी अवस्था वह एक स्थिति है जिसके द्वारा उसके गुणों द्वारा, उसके गुणों को समझा जाता है, उसके गुणों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें से आपका एक आएगा टेम्परेचर। यानी उस सिस्टम में जो स्टेट में देख रहा हूँ, उसकी अवस्था देख रहा हूँ, वो कितने टेम्परेचर पे, क्योंकि भाई यहाँ तो ऊष्मा की बात हो रही है। प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ये भी चीज़ जानना पड़ेगा। तो यानी उसमें दाब कितना है, कितनी चीज़ के ऊपर दाब लग रहा है, कितनी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी उसका वॉल्यूम देख रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टेट को डिफाइन कर रही हैं किसी भी सिस्टम की। ठीक है, और जिसके अंदर हमारा ऊष्मागतिकी अध्ययन किया जा रहा है वो हमारा क्या है, परिवेश यानी सराउंडिंग है। यानी वह एरिया जिसके अंतर्गत हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सराउंडिंग। क्लियर है बात, समझ में आ गया स्टेट, समझ में आ गया सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम वही जो आपका काम कर रहा है। स्टेट की और भी परिभाषाएं हमने दी है, आइए समझते हैं चीज़ों को। अच्छा, एक बात और भी है मेरे भाई, जैसे किसी भी आदमी की अगर प्रॉपर्टी बदल रही है, यानी उसके अगर गुण इस समय के लिए बदल रहे हैं, यानी उस सुबह उठने लगा, टाइमली पढ़ने लगा, जैसे अभी आप फोकस्ड होकर शुरू से ही पढ़ रहे हो, तो आपका एक जो रिजल्ट है वो भी बदलेगा। उसी तरीके से किसी भी सिस्टम की अगर प्रॉपर्टीज़ को बदल रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा घट रहा है, उसका वॉल्यूम कम है ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी क्वालिटीज़ में भी अंतर आएगी। किसी भी समय एक ऊष्मागतिकी सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, किसी भी समय
एक ऊष्मागतिकी सिस्टम निकाय की स्थिति को उसके गुणों द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम स्टेट से समझते हैं, और अगर इन गुणों का मान बदलता है तो सिस्टम का स्टेट बदल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने बहुत प्यारा से दिया हुआ है, देख लीजिए। एग्जाम्पल में ये है कि कोई भी जार है, कोई बर्तन है जिसमें हमने क्या किया है, गैस को भरा है। ठीक है, यदि गर्म किया जा रहा है उसका, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आगे तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, अभी दूसरे तीसरे चैप्टर में। और उसके वॉल्यूम में भी क्या होगा, बदलाव होगा, जिससे उसकी स्टेट बदल जाएगी। हो सकता है ब्लास्ट कर जाए। बॉयलर को ज़्यादा ओवर हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, ब्लास्ट ही तो होता है। ये तो गैस की बात है, सपोज पानी भी भरा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस चीज़ को समझ पाओगे। किस चीज़ को समझना था आपको, स्टेट को। आइए हम सिस्टम को समझते हैं। यानी सिस्टम क्या है? सिस्टम वह एक एरिया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। यानी हम सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा ही स्टडी किया जा रहा है। यानी हम किस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो वो आपका एक सिस्टम है, जैसा कि मैंने खुद को बताया अभी इस समय के लिए। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर में एक इंजन, एक कमरे में हवा या एक रासायनिक प्रतिक्रिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंजन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या किसी कमरे में जो हवा है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, या किसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टम माना जाएगा। ठीक है, आदमी ही नहीं सिस्टम है, या कोई पर्टिकुलर थिंग्स ही सिस्टम नहीं है, कुछ भी सिस्टम हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में। ठीक है, और यह सराउंडिंग से घिरा रहता है। ठीक है, यानी सराउंडिंग के अंदर, ठीक है, सराउंडिंग के अंदर सब कुछ हो रहा है। मतलब सिस्टम के बाहर जो सारी चीज़ें हैं वही तो सराउंडिंग है, वो उसके अंदर घिरा हुआ है। अब होता क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग, जैसे ये सिस्टम है और सिस्टम है, इसके ऊपर जो बाउंड्री लगी हुई है यहाँ पे सराउंडिंग है। ठीक है, ये पूरा आपका सराउंडिंग है, ये आपका सराउंडिंग है। तो ये जो लाइन है जो सिस्टम और आपके सराउंडिंग के बीच का एक कह सकते हैं कि सीमा है, वो आपकी कहलाती है बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सकता है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, सिस्टम और उसके आसपास सराउंडिंग को अलग करने के लिए काल्पनिक या वास्तविक रेखा को हम बाउंड्री कहते हैं। यानी ये काल्पनिक रेखा भी हो सकती है और एक कह सकते हैं वास्तविक रेखा भी हो सकती है। वास्तविक में क्या है, सपोज ये कोई सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक भी हो सकती है, लेकिन एक ब्रह्मांड के अंदर किसी भी एक कह सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंग्स का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम किसी चीज़ को भी वहाँ पे काल्पनिक रेखा मान सकते हैं। टाइप्स ऑफ बाउंड्री दो तरीके की है, एक रियल बाउंड्री है और एक काल्पनिक बाउंड्री। जैसे कि मैंने बताया, पिस्टन, दीवार। काल्पनिक में हवा में कोई भी क्षेत्र हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए सराउंडिंग के बारे में। सिस्टम की सीमा के बाहर, यानी सिस्टम जो है जहाँ पे हमारा सिस्टम काम कर रहा है, उसके सीमा के बाहर जो भी हमारा काम हो रहा है, जो भी कुछ हमारा एरिया है, वो किसके अंदर आता है, सराउंडिंग के अंदर। ठीक है, जिससे सिस्टम का ऊष्मा या कार्य के रूप में संपर्क तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, अगर हम एक गर्म कॉफ़ी को सिस्टम माने तो उसके चारों ओर की हवा उसके सराउंडिंग है। ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया। ब्रह्मांड सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। ये सिंपल है, कुछ पूछना है नहीं किसी को, बट ये जानना चाहिए, सिस्टम और सराउंडिंग मिलके हमारे यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% का क्वेश्चन है, ऊपर भी मैंने लिख दिया था 100%। आप नोट्स ले लीजिएगा ज्ञान विद सचिन ऐप से और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। इसी तरीके से वहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी है कि क्या क्या 2025 के हिसाब से पूछा जाएगा, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। थर्मोडायनेमिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम में जो आपकी एनर्जी और मैटर का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, इसके आधार पे हम इसको 3 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं।
यानी हमारा जो सिस्टम है उसमें ऊर्जा का और द्रव्यमान यानी द्रव्य का ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, आदान प्रदान हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, उसके आधार पे हम इसको 3 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, पहला नंबर तो हमारा क्लोज सिस्टम है। क्या है मेरा? क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में जिसमें मास का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन एनर्जी जैसे हीट या कार्य का आदान प्रदान हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिलेंडर पिस्टन। ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा, इसमें मास का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है, कार्य का आदान प्रदान होता रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे मास नहीं भेज रहे हैं, लेकिन एनर्जी के रूप में केमिकल एनर्जी हमने लिया, फ्यूल के रूप में उसको कंप्रेस किया, जलाया, फिर एग्जॉस्ट के रूप में हमारी जो आप साइलेंसर से धुआं निकलते हुए देखते हो, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। और जो कार्य हो रहा है आपका सिलेंडर पिस्टन की वजह से आपका गाड़ी चल रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन मास का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ओपन सिस्टम में क्या होता है? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि टरबाइन होता है या बॉयलर हो, देखा आपने। बॉयलर अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ, बॉयलर आप फ़ोटो वगैरह देख सकते हो गूगल पे सर्च करके। बॉयलर में क्या है मेरे प्यारे साथियों कि सब कुछ ओपनली होता है। जो फ्यूल का बर्निंग है वो बाहर होता है, फिर उसको पाइप की मदद से भेजा जाता है। ठीक है, उसके अंदर फ्यूल कह सकते हैं कि फ्यूल का एक जो बर्निंग होता है, आग होती है, वो किसी पाइप के माध्यम से जाती है, किसी में ओपनली जाती है। तो कहीं ना कहीं ओपन सिस्टम में क्या है, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसी तरीके से पंप भी है। ठीक है, आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ोगे। ठीक है, और इसी तरीके से टरबाइन है। टरबाइन और फिर आपका टरबाइन जो है वो ब्रेटन साइकिल के ऊपर वर्क करता है, उसमें भी ओपन और क्लोज साइकिल होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ओपन सिस्टम से इतना जान सकते हो कि मास और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगला है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही द्रव्यमान का यानी मास का ट्रांसफ़र होता है, ना ही ऊर्जा का। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी इस चीज़ से परिचित हो, थर्मल फ्लास्क, गर्म चाय रखते हैं। अब आता है एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, चौथा हमारा है एडियाबैटिक सिस्टम। इसमें ना मास का ट्रांसफ़र होता है, ना एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कार्य हो सकता है और कभी कभी मास भी जा सकता है। लेकिन कार्य तो हो सकता है, लेकिन आपका मास भी जा सकता है यदि वह बंद ना हो, यानी लीकेज वगैरह समस्या जिसे कहते हैं वो चीज़ होती रहती है। तो ये हमारा एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर है बात भाई? एग्जाम्पल भी देख सकते हो यहाँ पे, थर्मल इंसुलेशन। चलिए, होमोजेनियस सिस्टम आप खुद से नोट्स के अंदर पढ़ लीजिएगा, हेट्रोजेनियस सिस्टम खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मतलब ऐसा कुछ इसमें है नहीं, आप अगर देखेंगे तो पूरे तंत्र में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो समान होती हैं और सब कुछ एक फेज़ में होता है। जैसे पानी की एक बाल्टी जिसमें केवल पानी भरा हो। हेट्रोजीनियस मतलब समांगी विषमांगी कह सकते हो, इस तरीके से इसको समझ सकते हो, जिसमें कंडीशंस दोनों की अलग अलग हो। जैसे बर्फ़ और पानी ग्लास में भरा हो, वेपर भी हो और जल भी हो, यानी कुछ आपकी वाष्प की बूंदें हैं और कुछ जल की बूंदें हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दो तरीके की प्रॉपर्टीज है, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को समझते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि किसी भी सिस्टम की गुण, किसी भी सिस्टम का हम क्या कर रहे हैं, स्थिति यानी उसकी स्टेट, व्यवहार यानी उसके गुण, ठीक है, कि किस तरीके से इसका बिहेवियर है, उसका हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और किसके बेसिस पे होगा, ये प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे होगा। किसका एनालिसिस कर रहे हैं, सिस्टम का। तो किसी भी सिस्टम का स्टेट वगैरह डिफाइन करना, उसका बिहेवियर डिफाइन करने के लिए जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ दो हैं, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के मास पर निर्भर करते हैं। यदि सिस्टम का आकार 2 गुना कर दिया जाए तो ये गुण भी 2 गुने हो जाते हैं।
मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अगर 100 रुपये मिल रहा था तो आप एक बोतल दारू पी रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन आपको 200 रुपये दे दिया गया तो आप 2 बोतल दारू पीना शुरू कर दिए। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में चल रहा है। जैसे कि द्रव्यमान यानी 2 किलो आपने कर दिया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी यानी ज़्यादा दारू पी लिया तो ज़्यादा बकेगा। ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में आप जान पाओगे। ठीक है, एंट्रोपी आप सभी का होता है डिसऑर्डरनेस, यानी मॉलिक्यूलर का डिसऑर्डरनेस। ठीक है, मतलब एकदम हलचल। तो ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ऐसे प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर नहीं करते, किसी एक पॉइंट की स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे टेम्परेचर। ठीक है, कि किस समय कितना टेम्परेचर था, किस समय क्या प्रेशर था, किस समय क्या डेंसिटी थी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, यानी किसी चीज़ का हम एक कह सकते हैं कि संतुलन में रखें। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? कोई भी हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, समय के साथ अपने सभी गुणों तापमान, दाब आदि में परिवर्तन अगर नहीं दर्शाता है, या परिवर्तन दर्शाता है तो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों सेम है, तो वह अपने परिवेश के साथ क्या है? संतुलन में होता है। तब कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स हमारा कैसे है? इक्विलिब्रियम में है, यानी सम स्थिति में है। अब क्या क्या हमारी कंडीशंस हो सकती हैं उसको समझिएगा, और क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, किसी सिस्टम को पूरी तरह थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होने के लिए 3 प्रमुख संतुलन स्थितियों का पूरा होना जरूरी है। यानी 3 चीज़ें अगर साम्यावस्था में हैं तो हमारा सिस्टम पूरी तरीके से क्या है? इक्विलिब्रियम में है। मतलब सपोज मेरे घर में 3 लोग हैं, तो तीनों अगर राजी हैं, मम्मी पापा और मैं तीनों राजी हैं, तो जो आगे वाला मैटर फाइनल होना है वो फाइनल हो जाएगा। अगर तीनों में से एक गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं जो आपस का रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एक सम स्थिति में नहीं है। इसी तरीके से हमारा 3 इक्विलिब्रियम में होता है। तीनों चीज़ों को ध्यान में देखना होता है। पहला है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ऊष्मा का स्थिति में होना। सिस्टम के सभी हिस्सों और उसके सराउंडिंग का तापमान समान हो और कोई ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, यानी कोई बाहर से हमें इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, हम अपने आप में ही सिंपल हैं। यानी सिस्टम के सभी पार्ट्स में सराउंडिंग का जो तापमान है वो समान है और कोई भी बाहर से हीट नहीं आ रही है न जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉक्स के अंदर 2 गैस चैम्बर हैं और दोनों का तापमान समान है, तो वो ऊष्मीय सम स्थिति में है। यानी कुल मिला जुला के थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ऊष्मा हमारा कुछ भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है। या सपोज रॉड को हमने गर्म करना शुरू किया, यहाँ पे गर्म करना शुरू किया, यहाँ पर भी वही टेम्परेचर आ गया, तो इस समय ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है भैया, चलिए हमारा दूसरा आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है उसको समझिएगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि सिस्टम के अंदर और बाहर का जो प्रेशर है वो बराबर होना चाहिए। जैसे हमारा सिलेंडर पिस्टन ऊपर नीचे आता है और हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमता है और हमारी गाड़ी आगे चलती है, तो उसके पीछे रीजन है कि हमारा जो फ्यूल है उसको हम सक करते हैं, फिर हमारा पिस्टन नीचे जाता है। लेकिन अगर हमारा बाहर का भी प्रेशर और अंदर का भी प्रेशर क्या है? सेम है, तो हमारा फ्यूल सक नहीं होगा, यानी हमारा फ्यूल अंदर नहीं आएगा और पिस्टन हमारा नीचे नहीं जाएगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही हमारा फ्यूल अंदर आता है। कैसे? क्योंकि हम जब पिस्टन को नीचे लाने के लिए जाते हैं, उसके अंदर की बड़ी मैकेनिज्म है, वहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और वैक्यूम जब क्रिएट करते हैं यानी खाली स्थान रहता है, वहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर आपका कम, वहाँ का ज़्यादा, प्रेशर डिफरेंस बढ़ा और हमारा फ्यूल अंदर आता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों जगह का प्रेशर सेम होना चाहिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कि कोई भी हमारी रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही हो,
कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आ रहा हो, किसी कंटेनर में गैस मिश्रण है और कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हो रही, यानी दो चीज़ें आपस में रखी हुई हैं लेकिन उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तब जा करके अगर तीनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में हैं तब हमारा क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं उसे। आइए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाने की उम्मीदें कम रहती हैं लेकिन आप सभी इसको जान लीजिएगा। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल से ही आपको दिमाग में थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से नहीं कर रहे हैं, धीरे 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 किसी चीज़ के ऊपर अगर मैं वेट बढ़ा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे वेट बढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, मतलब ये जो एक साथ जितने वेट रखे हुए हैं एक साथ में नहीं रख रहा, इनको हमने स्टेप वाइज में वेट को रखा है। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस एक ऐसी आइडियल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है जितनी धीमी गति से होती है कि सिस्टम का प्रत्येक जो स्टेट है वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बहुत ही निकट हो, यानी ऐसा ना हो कि हम कोई भी प्रक्रिया करें और थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वहाँ पर खो जाए। ये सब कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम आराम से करें जिससे हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे सपोज कमरे में हम कोई काम कर रहे हैं ऐसा कि आवाज़ भी नहीं आए, और फिर अगला स्टेप हम फिर फॉलो करें। एक बार मैंने ऐसे ईंट को उठा के रखा, आवाज़ नहीं आई, फिर दोबारा ईंट को उठाया फिर रखा, फिर दोबारा ईंट को उठाया फिर रखा, ये प्रोसेस हमारा क्वासीस्टैटिक है। वही 7-8 ईंट को एक साथ रखोगे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी अगल बगल भी, और थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम हो सकता है खो जाए। ये मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताया। धीरे धीरे गैस को पिस्टन पे क्या करना है, कंप्रेस करना है। किसी भी पिस्टन को हम सपोज गैस के माध्यम से कंप्रेस कर रहे हैं तो पिस्टन को इतनी धीरे से गति दी जाए कि यहाँ पे गैस को कंप्रेस कर रहे हैं पिस्टन के माध्यम से, तो पिस्टन को इतनी धीरे से कंप्रेस गति दी जाए कि गैस का हर समय जो इक्विलिब्रियम के अंदर बना रहे। ये हमारा हो गया क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। आइए, अब आता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्स का मतलब कि भाई जा भी सकता है और आ भी सकता है। कहने का क्या मतलब है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि वह थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जिसके उल्टे क्रम में, यानी हम यहाँ पर भी गए और फिर हम वापस भी लौट आए, ठीक है, सिस्टम और परिवेश दोनों प्रारंभिक स्थिति में बना रहे और कोई भी हमारा ऐसा चेंजेस ना हो, कोई भी हमारा प्रॉपर्टी में बदलाव ना हो, वो होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो हमारे प्रॉपर्टी में चेंजेस ना आए जब हम बी से ए की तरफ आएँ, यानी हमारी स्टेट भी वही रहनी चाहिए और प्रॉपर्टी भी वही रहनी चाहिए। ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है कि आदर्श गैस का पिस्टन में विस्तार और संपीड़न, आदर्श हीट इंजन की प्रक्रिया, आदर्श कार्नोट साइकिल। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। मुझे आशा है कि रिवर्सिबल समझने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी भी हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं ए टू बी कर रहे हैं, वही उसका सिस्टम, वही उसका कंडीशन, वही उसकी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए जब हम वापस बी टू ए की तरफ आए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी क्या नाम है, बर्फ़ को हमने क्या किया, हीट दिया और वो पानी के रूप में चला गया, जब हम बी से ए की तरफ आए, यानी उसको हम फिर से अगर ठंडा करने की कोशिश, मतलब बर्फ़ जमाने की कोशिश करें तो फिर से बर्फ़ जम जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं शेयर कर रहा हूँ। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है कि जैसे आपने कोई भी फ्यूल जला दिया, वो जब जल जाएगा तो वापस से कहो कि जला हुआ फ्यूल अब फिर, मतलब जो जल गया, आग जल रहा है इस समय, उस आग को ऐसा कुछ करें कि हमारा पेट्रोल बन जाए, तो नहीं होगा। लेकिन बर्फ़ को पानी को बर्फ़ बना सकते हैं, लेकिन जला हुआ फ्यूल पेट्रोल को हम आग बना दिए, आग से हम उसको पेट्रोल नहीं बना सकते। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में उसी रास्ते को हम फिर से नहीं दोहरा सकते, यानी अगर ए टू बी आ गए तो वापस इसमें नहीं जा सकते हैं और सिस्टम और परिवेश जैसी स्थिति में न लौटे, और उसके प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो बदल जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ तो बदल जाएंगे भाई, ए टू बी गया और हमारा जो भी फ्यूल था वो बर्न किया और वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अब उस टेम्परेचर को भी डिक्रीज करने के लिए आपको कह सकते हैं कि टाइम लगेगा और उसके आपकी प्रॉपर्टी जो है उस समय की, एरिया की, सिस्टम की, सराउंडिंग की बदल जाएगी। ठीक है भैया, चलिए एक और टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत शुरू से आप पढ़ते आए हुए हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ नहीं है, मतलब तीनों को साम्यावस्था में दिखाना होता है और कुछ नहीं।
इसे टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। जीरोथ लॉ के कारण क्या हुआ है, थर्मामीटर का आविष्कार हुआ है, ये बात का ध्यान रखें। कोई भी हमारा सिस्टम ए है जो कि सी के साथ क्या है, साम्य अवस्था में है। कोई भी सिस्टम बी है जो कि सी के साथ साम्य अवस्था में है, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ये चीज़ दिखाता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी ए टू बी साम्य अवस्था में है और बी टू ए टू सी साम्य अवस्था में है, तो बी और सी भी हमारा साम्य अवस्था में होगा। ठीक है, जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति को परिभाषित करता है। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को मुझे लग रहा है दोबारा से यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा ये हमारा फ़ोटो खींच गया है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ है। जिसको भी नोट्स वगैरह लेना है ज्ञानविद सचिन ऐप से ले लीजिएगा। काफ़ी सुंदर से नोट्स बना के दिए हैं और मैंने एक यूनिट का डेमो भी आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर।